हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वैल्यू ऑफ मनी, जिसमें हम फिशर की इक्वेशन पढ़ेंगे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो सबसे पहले जानते हैं वैल्यू ऑफ मनी क्या है। हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में मुद्रा का बहुत ज़्यादा महत्व है। आज मुद्रा विहीन सोसाइटी की हम शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वास्तव में यदि देखा जाए तो मुद्रा स्वयं कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है, किंतु उसके माध्यम से हम विभिन्न तरह की वस्तुओं और सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो मुद्रा अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु हमारे लिए बन गई है, और समाज में मुद्रा की मांग और उसकी क्रय शक्ति के कारण होती है, और उसकी स्वयं की कोई उपयोगिता के कारण नहीं है। कोई भी व्यक्ति मुद्रा की मांग इसलिए करता है ताकि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके या आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए कमोडिटी को खरीद सके। यदि मुद्रा के मूल्य का इस दृष्टि से हम आकलन करें तो ये कह सकते हैं कि मुद्रा का मूल्य उसकी परचेजिंग पावर या क्रय शक्ति पर निर्भर करता है। इस प्रकार मुद्रा की एक इकाई का मूल्य उसके द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तु या सेवा की मात्रा के बराबर होता है, जो कि किसी समय विशेष पर ही प्राप्त की जा सकती है ना। तो यहाँ पर हमें कह सकते हैं कि मुद्रा के मूल्य से हमारा आशय है वस्तुओं की उस मात्राओं से जो कि सामान्य रूप से मुद्रा की एक इकाई के बदले में हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार मुद्रा के मूल्य को प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं जाना जा सकता है, पर उसको जानने के लिए हमें यह जानना होगा कि मुद्रा के बदले की मनी के बदले में कमोडिटी की कितनी मात्रा प्राप्त होती है। यदि मुद्रा के बदले में हमें ज़्यादा या अधिक वस्तुएं प्राप्त होती हैं तो मुद्रा का मूल्य ज़्यादा होगा, और इसके विपरीत यदि मुद्रा के बदले में हमें जो कमोडिटी है उसकी मात्रा कम प्राप्त होती है तो मुद्रा का मूल्य कम होता है। इस प्रकार मुद्रा का मूल्य उसकी जो परचेजिंग पावर है उसके ऊपर डिपेंड है या निर्भर करता है। तो ये तो मुद्रा का एक प्रमुख कार्य यह भी होता है कि वस्तु और सेवा या कमोडिटी के मूल्य मापन का कार्य करती है, यानी कि प्रत्येक वस्तु का मूल्य मुद्रा के द्वारा हम आंक सकते हैं या आकलन कर सकते हैं, परंतु इसके विपरीत स्वयं मुद्रा का मूल्य उन वस्तुओं और सेवाओं के द्वारा आंका जाता है जिनको वह क्रय कर सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुद्रा के मूल्य से अभिप्राय या मुद्रा के मूल्य को हम कह सकते हैं कि उसकी सामान्य क्रय शक्ति से होता है, यानी वह वस्तु और सेवाएं जो उसके बदले में हमें प्राप्त होती है। तो और प्रत्येक देश में मुद्रा के मूल्य को दो रूप में व्यक्त किया जाता है। एक तो उसका खुद का इंटरनल प्राइस होता है और दूसरा एक्सटर्नल प्राइस होता है। तो इंटरनल जो प्राइस है उसकी देश में क्रय शक्ति है, और जबकि जो एक्सटर्नल उसका प्राइस से अभिप्राय उसकी जो विदेशी विनिमय दर है उससे होता है। तो एक देश की जो मनी की विदेशी विनिमय दर कैसे निर्धारित होती है, इसको विदेशी विनिमय दर वाले जो चैप्टर में उसमें हम आसानी से पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं, है ना। और जहाँ तक है जब मुद्रा के आंतरिक मूल्य का संबंध है तो उस आंतरिक मूल्य उस मुद्रा की परचेजिंग पावर या क्रय शक्ति द्वारा निर्धारित की जाती है। तो मुद्रा के मूल्य का एक तीसरा रूप भी होता है जिसे हम प्राइस ऑफ मनी कहा जा सकता है। तो मुद्रा की कीमत से अभिप्राय उसकी ब्याज दर से होता है, जो कि अन्य लोगों से उधार ली गई पूंजी पर हमें चुकाना होता है। तो ये तो मैंने बताया कि कौन कौन से रूप होते हैं, आंतरिक रूप, बाह्य रूप और एक प्राइस ऑफ मनी होती है ना। तो यहाँ पर केवल मुद्रा के आंतरिक मूल्य निर्धारण के संबंध में जो सिद्धांत है उसकी व्याख्या हम जानेंगे, क्योंकि एक देश की मुद्रा का आंतरिक मूल्य स्थिर न रहकर घटता बढ़ता रहता है। तो हमें जानेंगे कि इसके क्या क्या कारण हैं, है ना।
तो अब मुद्रा का मूल्य और उसके सामान्य मूल्य स्तर की बात भी हम यहाँ पर करते हैं। तो हम जब किसी कमोडिटी के मूल्य और मूल्य जो मुद्रा के द्वारा नापे जा सकते हैं या इनके नापने में कोई कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु के मूल्य को नापने के लिए मुद्रा एक इकाई के रूप में है ना। परंतु जब मुद्रा के मूल्य को मापने का प्रश्न आता है तो हमारे पास कहीं ऐसी कोई सामान्य इकाई नहीं होती है जिसके द्वारा मुद्रा के मूल्य को हम मेज़र कर सकें। तो प्रत्येक वस्तु के मूल्य मुद्रा द्वारा व्यक्त किए जा सकते हैं, परंतु मुद्रा का मूल्य किसी वस्तु के द्वारा नहीं मेज़र किया जा सकता है, क्योंकि यदि कोई वस्तु होती ही नहीं है, इसलिए मुद्रा के मूल्य को सामान्य मूल्य स्तर द्वारा जाना जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा के मूल्य किसी एक वस्तु या सेवा के रूप में व्यक्त न करके विभिन्न वस्तुओं और सेवा के मूल्य के सामान्य मूल्य स्तर द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो ये तो मैंने मुद्रा के मूल्य को सामान्य मूल्य स्तर द्वारा व्यक्त किया जा सकता है इसकी बात की है। अब नेक्स्ट जो इसमें आता है वो आता है कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आता है। अब क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है ये जानते हैं। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को मुद्रा के मूल्य का निर्धारण प्राचीन काल से होता आया है, या फिर हम कहें कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के मूल्य के निर्धारण में अपने क्या क्या विचार प्रदर्शित किए हैं, इस बात का अध्ययन हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले 1566 में जीन बॉडीन, जो कि एक फ्रेंच अर्थशास्त्री थे, उन्होंने किया। इसके बाद 1691 में अंग्रेज अर्थशास्त्री जॉन लॉक तथा 1752 में डेविड ह्यूमम ने इस सिद्धांत की व्याख्या की, और 20वीं शताब्दी में मुद्रा के परिणाम सिद्धांत को फिशर, मार्शल और पीगू और रॉबर्टसन आदि अर्थशास्त्रियों ने किया। मुद्रा के आधुनिक परिमाण सिद्धांत की व्याख्या मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा की गई, और मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध है, और मुद्रा की पूर्ति तथा कीमत स्तर में सीधा या प्रत्यक्ष संबंध है, इस बारे में बताया गया है ना। तो इस थ्योरी को जानते हैं कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की थ्योरी क्या है। तो मुद्रा के मूल्य और सामान्य मूल्य स्तर का विपरीत संबंध होता है। जब मूल्य गिरते हैं तो मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, क्योंकि मुद्रा के द्वारा अधिक वस्तुओं और सेवाओं का क्रय किया जाना संभव यहाँ पर हो जाता है। इसके विपरीत यदि मूल्य स्तर बढ़ते हैं तो मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि उसके बदले में कम वस्तुएं और सेवाएं मिल सकती हैं। और प्रोफेसर फिशर ने बताया कि मुद्रा की क्रय शक्ति और मूल्य स्तर के संबंध की व्याख्या इस तरह से की कि मुद्रा की क्रय शक्ति मूल्य स्तर के विपरीत होती है, और इसलिए मुद्रा की क्रय शक्ति का अध्ययन तथा मूल्य स्तर एक अध्ययन की बात है। तो यहाँ पर उन्होंने मुद्रा का मूल्य निर्धारण किस तरह से किया, ये बताया कि मुद्रा के आंतरिक क्रय शक्ति अथवा मूल्य कैसे निर्धारित हो, इसको जानना आवश्यक है। उन्होंने बताया क्योंकि ये तभी जाना जा सकता है कि वे कौन से कारण हैं जिसके कारण मूल्य में परिवर्तन आते हैं, और इन कारणों को नियंत्रित करके ही मूल्य में स्थिरता बनाए रखना संभव होता है। मांग और पूर्ति के सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु के मूल्य और उसकी मांग और उसकी पूर्ति निर्धारित होती है। जब किसी वस्तु की पूर्ति उसकी मांग की तुलना में बढ़ जाती है तो उसका मूल्य घट जाता है, और यदि उसकी मांग पूर्ति की तुलना में बढ़ जाती है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। अतः कहा जा सकता है कि मांग और पूर्ति के विपरीत संबंध होता है। और मुद्रा के मूल्य निर्धारण संबंधी कई सिद्धांत यहाँ पर अर्थशास्त्र में दी गई, किंतु इनमें सबसे प्राचीनतम जो सिद्धांत है वो फिशर द्वारा बनाया गया है, वो मुद्रा का परिमाणिक सिद्धांत है। यह सिद्धांत मांग और पूर्ति का एक सुधरा हुआ विशेष रूप है। यद्यपि आधुनिक समय में फिशर ने परिमाणिक सिद्धांत के रूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, परंतु आज भी मुद्रा का मूल्य निर्धारण का आधार इसी को माना गया है, और उसका महत्व किसी भी प्रकार से कम नहीं हुआ है। परिमाणिक सिद्धांत के अनुसार मुद्रा के मूल्य उसके
पर निर्भर करता है। यदि अन्य बातें समान रहे तो मुद्रा के परिणाम बढ़ जाने पर मूल्य स्तर बढ़ जाता है और मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। इसके विपरीत यदि परिमाण कम हो जाते हैं तो मूल्य स्तर गिर जाते हैं और मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। तो यह परिवर्तन आनुपातिक होते हैं और इसमें मुद्रा की मात्रा दुगनी होती है तो मूल्य स्तर दुगना होता है और मुद्रा का मूल्य आधा हो जाता है। अगर मुद्रा की मात्रा आधी होती है तो मूल्य स्तर आधा हो जाता है और मुद्रा का मूल्य दुगना हो जाता है। ऐसा तब होता है जबकि अन्य बातें समान रहती हैं। तो इनसे यह स्पष्ट होता है कि मुद्रा की मात्रा और मूल्य स्तर में सीधा अनुपातिक संबंध होता है। जिस अनुपात में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है उसी अनुपात में मूल्य स्तर भी घटता बढ़ता रहता है और उसका मूल्य उसी अनुपात में विपरीत दशा में बढ़ता या घटता है। यदि मुद्रा की मांग निश्चित रहती है तो मुद्रा की पूर्ति दुगनी हो जाती है और मूल्य स्तर दुगने हो जाएंगे और अगर मुद्रा का मूल्य आधा रह जाएगा तो इसके विपरीत मुद्रा की मांग वही रहेगी और मुद्रा का मूल्य जो है वो दुगना हो जाएगा, पूर्ति आधी हो जाएगी और मुद्रा का स्तर आधा रह जाएगा, उसकी क्रय शक्ति दुगनी हो जाएगी। तो ये तो सिंपल एक मैंने बताया है कि क्या संबंध होता है, क्या संबंध पाया जाता है मुद्रा की मात्रा और मूल्य स्तर में, है ना। अनुपातिक संबंध हो जाता है कि सीधा होता है वो। अब जानते हैं कि फिशर का परिमाण सिद्धांत क्या था। इसको हम कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।